हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एंड 12th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। क्या देखने वाले हैं हम? 11th एंड 12th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। ठीक है, चलिए। तो आप जानते हैं इस सेशन में हम क्या करते हैं, दो पेपर्स को लेकर चलते हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें जो भी एग्ज़ाम के रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं और जिनको हमने पहले डिस्कस नहीं कर रखा है उन्हीं को हम करंट में लेके चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, है ना। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक टॉपिक नंबर 5 देखिए आप, कहता है नॉमिनेशंस टू जम्मू कश्मीर असेंबली। तो इसमें एक आर्टिकल आई है, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। उसमें हमको ये देखना है कि जो स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, है ना, राज्यपाल जो होते हैं उनमें, और जो यूटीज़ के जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, उन दोनों के पावर्स में क्या डिफरेंसेस होता है, कुछ डिफरेंसेस होता भी है कि नहीं, ठीक है, उसको देखना है। सेकंड देखिए, कहता है कि एक टर्म है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। ठीक है, तो जो हमारा मेंस का टॉपिक है ना आज का, वो इसी से रिलेटेड है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होता क्या है और ट्रम्प साहब की जो नई नई पॉलिसीज़ हैं उससे ये क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग लायन कंजर्वेशन, कालेश्वरम प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना है। कुछ नए रूल्स आए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के। ये जो रूल्स हैं वो आई थिंक जुलाई लास्ट में आए थे, बट आर्टिकल इस पर आया तो हम देख लेंगे एक बार। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 देखिएगा। ये बेसिकली डाटा है जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, आपको इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसमें कोई डिस्कस करने जैसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट्स होता है ना, रिलेटेड टू फार्मिंग एग्रीकल्चर, वो किस प्रकार से बढ़ा है और इम्पोर्ट से ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जनरली डेटा तो नहीं पूछता है बट ट्रेंड पूछता है। ठीक है, कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, पिछले 3 सालों में क्या हुआ। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप देख लीजिएगा, इसमें दिया पीडीएफ में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है कि नेक्स्ट कहता है कि गाज़ा वार जो चल रहा है, इसराइल एंड गाज़ा, तो उसमें जो आईएमईसी प्रोजेक्ट है उसमें डिले हो रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे हम। एक OCO2 सैटेलाइट के बारे में देखेंगे, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर्स है, और प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स। आप जानते हैं अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि छोटी सी बच्ची की डेथ हो गई थी ड्यू टू रेबीज़, है ना, उसको किसी स्ट्रे डॉग ने बाइट कर लिया था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कुछ नए जजमेंट्स वगैरह को देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारा मेंस का टॉपिक। इसमें हमने एक क्वेश्चन को फ्रेम करा है, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, आपको इनके बारे में जानकारी है कि नहीं। देखिए एक बार देखते हैं। कहता है द आइडिया ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, इसको समझेंगे क्या होता है। हैज़ बीन अ रिकरिंग टर्म इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। कहता है कि ग्लोबल, अगर आप बात करें जियो की, उसमें ये टर्म बार बार, मतलब आप देखोगे ना तो वर्ल्ड वार 2 के बाद से लगातार इसको डिफरेंट केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन समय जैसे जैसे बदल रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन भी बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वॉर करने का तरीका बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, तो जिससे कि इस टर्म का मतलब भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है नेचर ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर इन ट्रम्प एरा। ट्रम्प की जो नीतियां हैं, है ना, वो आप जानते हो कि यूएस, अब आप कितना भी डिनाई कर लो बट इट इज़ अ सुपर पावर। ठीक है, वो बहुत कुछ को चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ट्रम्प की नीतियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगेन देखेंगे हम कि इसके करेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो एक कल्पना करी गई थी कि एक लिबरल ऑर्डर, है ना, जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो उस कल्पना से, उस सोच से ये क्या डिफरेंट है, और अगर है तो किस प्रकार डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। एक आर्टिकल आया पेपर में, उसके अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं। देखिए, तो आर्टिकल ये क्या कहता है हमारा, ये द हिंदू के 11th ऑफ अगस्त के पेपर में आया था। इसमें कहता है विल द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सर्वाइव द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। कि ट्रम्प की जो प्रेसिडेंसी है अभी 2.0, जो सेकेंड टर्म में वो आए हैं, तो उन्होंने जो पॉलिसीज़, जो भी उनका अप्रोच है एक डिप्लोमेसी की तरफ, एक ग्लोबल अप्रोच जो उनका है, क्या वो इसको कॉम्प्लाई करता है, क्या उनकी जो ये पॉलिसीज़ हैं क्या वो इससे मेल खाती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि होता क्या है।
व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, विजिबल है ना, देखिए। तो हमने एक ट्राई किया है छोटे से एक चार्ट के थ्रू आपको पूरा इसको समझाने का। देखिए, तो मतलब इसका क्या है ना, देखिए, एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको लार्जली डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो लोगों ने देखा कि ठीक है, किसी कोई हारा कोई जीता, ठीक है, लेकिन नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी काफ़ी ठप पड़ गई, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन, बहुत चीज़ें हो गई थी। अब देखिए क्या होता है, उस त्रासदी, उस डिवास्टेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, कंट्रीज अग्रीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, सिक्योरिटी, बाउंड्रीज एट्सेट्रा। इसमें कह रहा है कि जब हमने देखा कि लड़ाई करने से कितना भारी नुकसान होता है, ठीक है, कोई फ़ायदा कुछ खास हुआ नहीं, जीतना हारना एक तो रिजल्ट है, लेकिन उस प्रोसेस में, उस जीतने में, उस हारने में कितना ज़्यादा हम पीछे चले गए। ठीक है, इसमें इसलिए कंट्रीज़ ने क्या किया, जो उस टाइम की पावरफुल कंट्रीज़ थी, उन्होंने कुछ ऐसे आपस में एग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे ना, एक सर्टेन रूल्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। तो एक रूल्स बनाएंगे जिसके तहत हम सभी इसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उनका एम क्या था, एक ऐसा सिस्टम इजाद करना, एक ऐसा प्रबंध करना जिससे कि भविष्य में ग्लोबल वॉर्स जैसी सिचुएशन ना हो पाए, फ्यूचर में जो वर्ल्ड वार वाली स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है, और बेसिकली पीस को हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये होता कैसे, इंटरैक्शन से, कोऑपरेशन से। इंटरैक्शन क्या होता है कि सपोज़ करिए अगर आपको कोई दिक्कत है कंट्री बी से ए को, तो आपस में बात करो। आप सीधे तो लड़ाई करने चले नहीं जाओगे ना, आप ट्राई करो कि किस तरह से बातचीत से हम सुलझा सकते हैं उसको। ठीक है, फिर है कोऑपरेशन मतलब सपोज़ करिए अगर ए बी में झगड़ा है तो उसको वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अदर कंट्रीज़ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, तो वो अदर कंट्री, सी डी कोई भी कंट्री वगैरह है, वो उसको हेल्प करे, बीच का रास्ता निकाले। ठीक है, तो ये चीज़ें बनी थी। अब कहता है तो एक फ्रेमवर्क हुआ, इसके तहत क्या होता है, कुछ जैसे कि यूएन का इस्टेब्लिश किया गया, डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश किया गया, आईएमएफ मार्केट में आया, वर्ल्ड बैंक भी आता है इसी के बाद से। ठीक है, तो इन चीज़ों के माध्यम से ऐसा सोचा गया कि हम ग्लोबल जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ट्रेड है, सिक्योरिटी है, कुछ भी है, उसको हम एक ऐसी चीज़ों में ढालेंगे जिससे कि देखिए यहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की वर्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या कहता है कि एक अंदाज़ा रहे कि कोई कंट्री अगर कोई कदम उठाती है तो इन सर्टेन रूल्स के तहत ही उठाएगी, तो वो क्या कर सकती है कि सामने वालों को एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट नहीं होगा, और ये वॉर वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया गया, लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। और एक और चीज़ को किया गया कि डिप्लोमेसी, इसको धीरे धीरे और विस्तार किया गया। ठीक है, इसके डिफरेंट अप्रोचेस को लाया गया, और इंटरनेशनल कोड्स, जैसे कि डिफरेंट, हम जानते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जहाँ पे आप जाके अपने झगड़े को सुलझा सकते हो, तो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमको आगे बढ़ना, ऐसा तय किया गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम, देखिए वही कहता है कि रिसेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, तो इंटरलॉकिंग गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक करना, मतलब आप ऐसा करके चलो कि सामने वाला एकदम अलग थलग नहीं है, वो क्या कर सकता है, क्या करना चाह रहा है, आपको पता रहे, आपकी चीज़ें उसको पता रहे। ठीक है, बेसिक चीज़ें यही है। अब कहता है कि रियल क्वेश्चन इज़ नॉट सर्वाइवल, है ना, कि इस समय में बेसिक क्वेश्चन ये नहीं है कि ये ऑर्डर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इसको इतना इंटरप्रेट कर लिया गया है, इतना इसके मतलब को बदल दिया गया है कि अभी के केस में क्या हो गया है ना, कि यूएस क्या कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यूएस क्या करना चाह रहा है कि वो अपना एक सर्टेन, कहते हैं थोप देना कोई चीज़ को, आप टैरिफ लगा के डरा रहे हो, आप हम देखेंगे आगे ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपने कहा था लास्ट टाइम, आप देखोगे ना कि ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था, जो नेटो होता है ना, नेटो आप जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रंप ने कहा था इसमें कुछ ऐसा रूल्स होते हैं, आई थिंक 2% ऑफ जीडीपी जो है ना, वो हर कंट्री को अपने डिफेंस पे खर्च करना होता है। तो ट्रंप ने बोला कि भाई ये तो नेटो ऐसा बन चुका है अब कि ये अमेरिका के कॉस्ट पे, अमेरिका के एक्सपेंस पे जो अदर यूरोपियन नेशंस हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
आपने ट्रम्प ने क्या किया, एक यूसेड नामक संस्था है यूएस की, जो मतलब हेल्प करती है, एड प्रदान करती है गरीब देशों में, तो उसको उन्होंने बोला कि हम बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे ट्रम्प की जो सोच है ना, उसको कह रहा है कि उन्होंने इस प्रकार से इसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका का एक यूनिपोलर, मतलब उसका ही प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो क्या ये सही है? तो सर्वाइवल इज़ नॉट द इशू यहाँ पे ये है कि किस तरह से इसको, इसके मतलब को धीरे धीरे अपने स्वार्थ के हिसाब से इसको बदल लिया गया है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा, देखिए तो जिस्ट इस आर्टिकल का देखिए क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट यही है यहाँ का कि ट्रम्प 2.0 प्रेसिडेंसी जो है, इज इट इरोडिंग मल्टीलैटरलिज्म। जो ट्रम्प सेकेंड टाइम में आए हैं, तो क्या उनकी पॉलिसीज़ जो है वो मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म के खिलाफ है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप देखोगे ना, मल्टीलैटरल जैसे कि यूएन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज रहती हैं, सबकी बातों को सुना जाता है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो। बट ट्रम्प क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दिया, उस पर इतना टैरिफ लगा दिया, इस पर ये सैंक्शन लगा दिया, उसको बोल रहा है तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदो, अब खुद खरीद रहे हो। तो ये चीज़ों को बोल रहा है कि क्या ये चीज़ें जो हैं मल्टीलैटरलिज्म को इरोड कर रही हैं। देखिए, इसको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें आर्गूमेंट्स देंगे। कैसे देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, आपको और कुछ समझ है आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे कहता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि ट्रम्प साहब ने क्या किया है, सिस्टमेटिक विड्रॉल, मतलब धीरे धीरे, जैसे कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया, उससे बाहर निकल आए, WHO से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और अदर जैसे कितने सारी, जैसे यूएन है, उनका कहना है कि इसकी क्या, इसका यूज़ क्या है, मतलब उनको उसको अंडरमाइन करना, ठीक है। और देखिए, इम्पोजिंग यूनिलैटरल टैरिफ्स, है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, कनाडा है, जापान है, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसपे उन्होंने टैरिफ को थोप दिया है, ठीक है। तो की यहाँ पे कहता है कि ट्रम्प का जो प्रेफरेंस है, उनकी प्राथमिकता है ओवर बाईलैटरल नेगोशिएशंस, मतलब कंट्री टू कंट्री नेगोशिएशन की में उनकी प्राथमिकता है, रादर दैन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, जैसे कि यूएन है, ब्रिक्स है, SCO है, क्वाड है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मल्टी का मतलब दो से ज़्यादा कंट्रीज जहाँ इन्वॉल्व होंगी, उसको हम बोलेंगे मल्टीलैटरल। बाई का मतलब क्या होता है, बाईलैटरल, जहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में 1 to 1 बातचीत हो रही है। तो ट्रम्प की प्राथमिकता क्या होती है कि वो बाईलैटरली चीज़ों को सॉल्व करे, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में ना उनका इंटरेस्ट कम है, ठीक है। और चूंकि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ये रूल बेस्ड ऑर्डर जो बना था, उसमें यूएस की इम्पॉर्टेंट भूमिका थी, ठीक है, उसी का एक कह सकते हैं कि पुश था, जिसके कारण से ये चीज़ें हुई थी कि हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, यूएन वगैरह बना, सब कुछ हुआ था। तो अब यूएस ही क्या कर रहा है, उन चीज़ों को अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो इसके कंक्लूजन में देखिए हम कैसे लिखेंगे कि देखिए, दो थियरीज़ हैं, है ना, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो डिक्लाइन इन लिबरल इंटरनेशनल, मतलब इसका मतलब है कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि जहाँ लिबरल का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ढीला ढाला है। एक होता है स्ट्रिक्ट, जैसे ट्रम्प क्या कर रहे हैं ना, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिससे कि एक खिंचाव पैदा हो रहा है, ठीक है, लिबरलिज्म कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे या तो क्या होगा, यूनिपोलैरिटी फिर से आ जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, बाकी कोई कंट्री उसके सामने, चाइना वगैरह कुछ भी नहीं है, या तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपोलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे कि अलायंस है, इंडिया का रशिया से है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, कंट्री ए का कंट्री बी से है, ठीक है। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि ये अलायंस बदल जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प ने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि लोग चाहते हैं कि हम यूएस पे अपना डिपेंडेंस कम करके अलग अलग कंट्रीज़ को तलाशें, जहाँ से हम सामान मंगा सकें, जहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। तो अभी होगा क्या ये पता नहीं है, वो तो समय बताएगा, लेकिन या तो आप कंक्लूड ऐसे करोगे कि या तो एक यूनिपोलैरिटी, मतलब सिर्फ यूएस ही यूएस, उसी का मोनोपोली रहने वाला है भविष्य में, नहीं तो अगर बाकी कंट्रीज़ कुछ स्टेप्स लेती हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपोलैरिटी एरा का शुरुआत हो सकता है, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल हमारे अलायंसेज हैं वो बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें देखिए कहता है कि इंडिया हैज़ सेट एन एग्जाम्पल इन लायन कंजर्वेशन। तो आप जानते हो 10 अगस्त को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड लायन डे था, एंड आई थिंक वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी था, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें हमने कल कुछ डिस्कस किया था कि एक आई थिंक
विशाखापत्तनम में कोई जूलॉजिकल, हाँ इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखा था, विशाखापत्तनम में है, ठीक है। उसी प्रकार से वो एक काइंड ऑफ ब्रीडिंग सेंटर है जहाँ पे लायंस को ब्रीड करने के लिए ले जाते हैं स्पेशली। और हमने देखा था कि लायंस की जो ब्रीडिंग एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है, वो 3 से 4 साल की होती है, ठीक है, लायंस के मामले में। इसमें क्या बताया गया देखिए, जो मंत्री साहब हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी भारत की, ठीक है, हमने ऐसा किया, मतलब काफ़ी वो सब हम देखेंगे नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं। उन्होंने एक विशेष कम्युनिटी का उल्लेख किया था, मालधारी कम्युनिटी। उन्होंने बताया किस प्रकार से जो मालधारी कम्युनिटी है वो एक एग्जाम्पल पेश करता है हाउ टू को एग्जिस्ट, है ना, एनिमल्स के साथ हम कैसे रह सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ये कम्युनिटी बताती है कैसे। तो देखिए होता क्या है, जो मालधारी कम्युनिटी जो है ना, जो मालधारी कम्युनिटी है, इसका खासियत क्या है इसकी, कि सपोज करिए ये बेसिकली पैस्टोरलिस्ट है, मतलब ये जानवर वगैरह को चराते हैं, ठीक है, बेसिकली ऊँट हो गया, और भी अदर एनिमल्स होते हैं, उसको उनको रखते हैं, ठीक है। तो अगर लायन आया, उनके किसी कैटल को, किसी जानवर को वो ले गया, खा गया, तो वो समझते हैं इसको, वो नुकसान नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि हम शेर के जंगल में रह रहे हैं, तो हम एक तरह का रेंट दे रहे हैं उसको, ठीक है। एक अनकहा अनलिखा सा एक एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि पैस्टोरलिस्ट मालधारी कम्युनिटी जो है वो रहना जानते हैं जंगल में भी, किस प्रकार से कि बिग कैट्स जो होते हैं, हमने देखा था कल के लेक्चर में भी कि लायंस भी बिग कैट्स के पार्ट हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में डेफिनेटली, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अब देखते हैं ये कम्युनिटी है क्या। सबसे पहले चीज़ देखिए, पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। जो मालधारी कम्युनिटी है वो ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब में, एसटी में वो नहीं आता है, ठीक है। मालधारी कम्युनिटी इज़ नॉट एसटी, इज़ नॉट अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अब देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं, तो बन्नी ग्रासलैंड वाला एक एरिया है, बन्नी ग्रासलैंड आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, ठीक है, काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें कच्छ रीजन बन्नी, देखिए तो मालधारी कम्युनिटी कहाँ है, बन्नी ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बन्नी ग्रासलैंड्स कहाँ हैं, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में क्या है, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं मालधारी कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिएगा एक और, हाँ यहाँ देखिएगा, एक बारडा सेंचुरी है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी इसमें चर्चा करी गई थी बाय आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बारडा सेंचुरी ये गिर नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं एशियाटिक लायंस बेसिकली गिर गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ और क्षेत्र हैं। कल देखा हमने एक विशाखापत्तनम में जो आईजीपी है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पाए जाते हैं, उनको ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है। एक ये बारडा सेंचुरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अभी धीरे धीरे कोशिश करी जा रही कि इन कुछ लायंस को यहाँ पे रखा जाए, तो ये भी है गुजरात में ही, लेकिन ये गिर नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है, ये प्रीलिम से पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे हम, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, क्योंकि CDRI IS से इनको हमने पहले डिस्कस कर रखा है अच्छे से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहता है कि टोटल बिग कैट्स जो होती हैं, बड़ी कैट्स की प्रजातियाँ, बिग कैट स्पीशीज, उसमें उनमें वो 7 होती हैं, 7, ठीक है, 7, एक सेकेंड, हाँ 7 में से जो 5 है वो भारत में पाई जाती हैं। तो इन टोटल बिग कैट की 7 प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें से कि 5 जो हैं उनको इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। तो एशियाटिक लायंस आर ओनली फाउंड इन इंडिया, दैट टू इन गिर, एशियाटिक लायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। जनरली प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन देखते हैं ना कि ओनली लिखा हुआ है, अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जब रहता है तो उसको हम हटा देते हैं, अरे ऐसे कैसे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट नहीं, एशियाटिक लायंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, दैट टू इन गिर, ठीक है। तो अभी आप कहोगे कि मैम आपने बताया कि विशाखापत्तनम में, तो वो एक ब्रीडिंग सेंटर है, वो कभी कभी ब्रीडिंग कराने के लिए वहाँ पे ले जाते हैं, बट जो नेचुरल जो उनका घर है ना, वो गिर ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, यही कहता है कि यूनिक बॉन्ड बिटवीन पैस्टोरलिस्ट मालधारीज एंड लायंस, एग्जाम्पल था। अब देखिए यहाँ देखिए फैक्ट है कि नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं भारत में, 58। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है लेटेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है भारत का, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिखो आप, ठीक है। ये कमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है, इसलिए कम से कम आप सर्च करोगे, देखोगे, तो एग्जाम में जब पूछेगा आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो, तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने भारत में, 58, ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ देखिए एक सेकंड, एक चीज़ छूट गया है, यहाँ देखिएगा,
देखिए, जगुआर है, पूमा है, ये भी एग्जाम्पल है किस चीज़ के, बिग कैट्स के। लायन, जगुआर, पूमा किसके एग्जाम्पल्स है, बिग कैट्स के देखिए एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अभी तो एक और चीज़ थी, हाँ इसमें स्नो लेपर्ड्स भी आते हैं, चीता भी आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, ये देखिए एक था ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या होता है, तो इसको भारत सरकार ने, ये GOI लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, PDF में कंफ्यूज मत करिएगा, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2023 के अंदर, ठीक है। क्यों किया था, टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 50 साल पूरे हो गए थे, उसको कमेमोरेट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था टू कंजर्व 7 बिग कैट स्पीशीज़। कौन कौन से हैं, टाइगर, लायन, पूमा, लेपर्ड, चीता, जगुआर, स्नो लेपर्ड। आपको ये सातों के सातों नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल ख़त्म होता है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये फ़ोटो दिया गया है, ऐसे ही शॉर्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग कालेश्वरम प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है, तेलंगाना में, यहाँ देखिएगा, तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इसका लोकेशन पहले कुछ और था, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में उसको बदल दिया गया, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए, हम देखेंगे किस नदी पे है ये, गोदावरी। कहाँ पे है, गोदावरी पे है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ है, तेलंगाना में, किस नदी पे है, गोदावरी में, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, गोदावरी तेलंगाना में भी बहती है। अब देखो, करेंटली ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। करेंटली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जहाँ पे हम ग्रेविटी को यूज़ नहीं करते, ग्रेविटी तो ठीक है, हम सर्टन इक्विपमेंट से पानी को लिफ्ट कराते हैं, देन डिफरेंट कैनाल्स के थ्रू उसको इरिगेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन कौन सी है। ये UPSC के प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ प्राणहिता क्या है, आपको ये दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, विजिबल है ना, हाँ, कहता है व्हाट आर द न्यू रूल्स ऑन केमिकली कॉन्टेमिनेटेड साइट्स, ठीक है। कुछ आई थिंक जुलाई लास्ट में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को निकाला है जो कि किससे रिलेटेड है, वैसे साइट्स जो केमिकली कंटेमिनेटेड हैं उनको, उनके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस निकाले हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखिएगा, इसको वही कहते हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। किस एक्ट के तहत निकाला गया है इसको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत निकाला गया है, ठीक है। नाम क्या है इसका, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स रूल 2025, इस रूल का नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये एक लीगल स्ट्रक्चर देता है, लीगल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए हमने कल देखा था CPCB के बारे में, अच्छे से डिस्कस किया, देखिए कल के लेक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू CPCB, वेयर hazardous and other waste dumped historically which has most likely resulted in contamination of soil, ground, surface water। कहता है कि contaminated sites का मतलब क्या है, कि जहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से ऐतिहासिक रूप से जो है वो सॉलिड हजार्डस वेस्ट को हम डंप करते आ रहे हैं, इसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड, तो उसको हम कहते हैं क्या है, कंटेमिनेटेड साइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है उसका, लैंडफिल्स, डंप्स, वेस्ट स्टोरेज ट्रीटमेंट साइट्स, स्पिल साइट्स, केमिकल वेस्ट हैंडलिंग, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स है जहाँ पे ऐसा कि प्रोबेबल है कि हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसको स्टार मार्क करिएगा, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, तो कहते हैं कि 2010 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया, ठीक है। इसमें क्या था, इसको 3 टास्क दिए गए थे इसमें। पहला था कि एक इन्वेंट्री बनाओ, ठीक है, दूसरा करो एक गाइडलाइन तैयार करो, तीसरा था लीगल कोडिफिकेशन। तो लीगल जो कोडिफिकेशन करना था वो अब जाके हुआ है, इस जो ये रूल है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 25 में जो आया है, इसके तहत ये हुआ है। तो 2010 में गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग एक शुरुआत करी थी इसकी। इसमें 3 चीज़ों को बोला गया था करने को। पहला था एक इन्वेंट्री बनाना है, मतलब इसमें इन्वेंट्री मतलब एक लिस्ट बनाना है कि कहाँ कहाँ पे साइट्स कौन कौन से हैं जो कि वैसे हैं जो कि कॉन्टेमिनेटेड साइट्स में काउंट किए जा सकते हैं। सेकंड, एक गाइडलाइन तैयार करना था, जैसे कि इनको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं कितना ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है, ठीक है। तो इसमें लास्ट जो इसमें बताया गया था कि एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना, जो कि उस टाइम पे नहीं हो पाया था,
उसको अभी किया गया है, जो नया जो हमारा रूल आया है उसके तहत, ठीक है, इसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें वही कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हाफ ईयरली रिपोर्ट्स तैयार करना। जो स्टेट बोर्ड है वो देखेगा कि जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ने तैयार करी हैं वो क्या ठीक है, क्या वो जिन साइट्स के बारे में लिखा गया है क्या सच में वो वैसे हैं, क्या वो कॉन्टेमिनेट हो चुके हैं, ठीक है, उनको देखेगा। ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखिएगा एक छोटा सा देखिए फैक्ट है, इसमें कह रहा है, इसमें देखिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए तो इस रूल के तहत क्या क्या नहीं आएगा, कौन से ऐसे कॉन्टेमिनेशंस हैं, प्रदूषण हैं जिनको इसमें हम नहीं काउंट करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है 3 चीज़ें। रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर है, अगर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट के द्वारा कोई साइट अगर कॉन्टेमिनेट हो गया है तो उसको इस रूल में हम नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी एक रूल गाइड करता है, एटॉमिक एनर्जी रूल्स 1987, आपको दिख रहा है ना, हाँ, एटॉमिक एनर्जी रूल्स 1987 इसको गाइड करता है, ठीक है। दूसरा है सी, अगर समुद्र में हम प्रदूषण फैला रहे हैं ऑयल स्पिल से किसी भी तरह से, उसको हम देखते हैं मर्चेंट शिपिंग रूल्स, इसका ईयर मेरे को याद नहीं था, मर्चेंट शिपिंग रूल्स, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप कि इसका ईयर कौन सा है। तीसरा था सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप साइट्स, जैसे कचरा वचरा हम कहीं डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसको कौन देखता है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है। तो इन जो 3 चीज़ें हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड पोल्यूशन ऑफ सी बाय ऑयल, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो अदर चीज़ें हैं जिससे कि साइट्स को हम पोल्यूट कर सकते हैं उनको इसमें रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिएगा अगला आर्टिकल क्या कहता है हमारा, नॉमिनेशंस टू जम्मू कश्मीर असेंबली आउटसाइड द रेलम ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो हमको इस ये जो उसने ये कह दिया इसमें नहीं जाना है। बीइंग अ स्टूडेंट हमको देखना है हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और संविधान में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिएगा एक बार तब भी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। देखिए तो होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है कि जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसको उन्होंने जवाब दिया है that Union Territories Lieutenant Governor can nominate 5 members to जम्मू कश्मीर असेंबली without the government's aid and advice, ठीक है। इसमें देखिए एक सोचने का तरीका होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने न्यूज़ को पढ़ा, वो ठीक है मेरे काम का नहीं, आगे बढ़ गए, लेकिन जिनको पता है कि एग्ज़ाम में फैक्ट्स कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम किस तरह देखेंगे इसको, हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट इतना मेंबर्स विदाउट गवर्नमेंट्स एड, मतलब क्या जो स्टेट के गवर्नर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है, जो यूटी के जो एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज़ के, क्या वो डिफरेंट होते हैं स्टेट के गवर्नर से, हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही देखना है, बाकी ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, हमें इससे काम नहीं है। देखिए तो हुआ क्या था कि देखिए एक एक्ट है, हम जानते हैं जम्मू कश्मीर वाला जो एक्ट आया था 19 में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ठीक है। उसमें बोला गया था, उसको फिर से अमेंड किया गया 2023 में। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या है उसका कि जो वहाँ के एलजी है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं, उनके पास ये पावर है कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ की असेंबली में। कौन कौन है, 2 वीमेन, अगर उनको लगता है कि वीमेन का ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक वुमन, दो वुमन को कर सकते हैं वो, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जिसमें कि एक वुमन होगी। फिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा, उस कम्युनिटी का कोई रहता है इंडिया वाली साइड में, तो एक मेंबर उससे आप नॉमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुद्दा यही है, इस एक्ट में एक आ गया था, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि चूंकि ये जो पावर एलजी की है उनको इस एक्ट से मिल रहा है, तो इसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। तो इनिशियली क्या था, जो इनिशियल जो एक्ट था 19 वाला, उसमें बोला गया था कि इतने इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे 114, बट बाद में क्या किया गया कि 5 नॉमिनेट भी कर सकते हैं हम, इसको बाद में अमेंड करके डाल दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक चार्ट जैसा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विजिबल है ना। देखिए इसमें कहता है कि कंपैरिजन हम देखेंगे गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड एलजीज ऑफ यूटी। तो बेसिक हम देखेंगे कंपैरिजन क्या है, आपको लगता है इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, अपने नोट्स में कर लो आप, ठीक है। जो मेरे को समझ आया यहाँ देखिएगा, उसको डिस्कस यहाँ पे कर। देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो दोनों का प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या है, तो गवर्नर होता है वो स्ट्रिक्टली संवैधानिक हेड होता है एक राज्य का, ठीक है।
लेकिन जो यूटीज़ होते हैं ना, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब वहाँ पे अगर विधानसभा नहीं है ना, असेंबली नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उनको देखभाल करनी है, कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स उनको दिए जाते हैं। बट अगर विधानसभा भी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं और संवैधानिक हेड भी वही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल्स आप देखोगे संविधान में और भी आर्टिकल्स हैं, तो बेसिकली आर्टिकल 153 है, इसके लिए 239 है, 239 ए है, और सर्टेन यूटीज़ के लिए सर्टेन एक्ट्स पार्लियामेंट ने पास कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का एक्ट है 19 वाला, ठीक है। पावर्स का देखो तो मोस्टली सेरेमोनियल जो गवर्नर की पावर्स होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ हम गवर्नर को राष्ट्रपति से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये मत कहना कि गवर्नर की पावर थोड़ी ज़्यादा है, डिस्क्रिशनरी ज़्यादा, बट नहीं, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज से, ठीक है। तो देखो इसका गवर्नर जो है मोस्टली सेरेमोनियल पावर है ना, एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मेन मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि वो अपने बुद्धि से अपने डिस्क्रिशन पे काम कर सकें। लेकिन मेनली क्या होता है, हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी जो काउंसिल है उन्हीं के एडवाइस पे, सलाह पे वो काम करते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहता है, ये 3 पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनका रहता है। इफ़ नो लेजिस्लेचर इन यूटी, कहता है कि अगर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे कोई असेंबली लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो मोस्टली उनका काम होता है एडमिनिस्टर करना। तो काइंड ऑफ ज़्यादा पावर उनको मिलती है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे स्टेट के गवर्नर से, राज्यपाल से। देखिए मोर कॉम्प्लेक्स कहता है ना कि जैसे जहाँ पे असेंबलीज भी हैं जिन जिन राज्यों में, जिन यूटीज़ में, वहाँ के जो गवर्नर्स हैं ना उनका थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स, आप देखोगे ना दिल्ली का चलते रहता था हमेशा कि दिल्ली के जो एलजी हैं, कुछ हमेशा कंट्रोवर्सी रहती थी कि सीएम का ये पावर है, एलजी की ये पावर है, तो एक कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता होता है, ठीक है। देखिए की पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं किसी यूनियन टेरिटरी के, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए समझेंगे हम। जैसे कि दिल्ली है, उसका एग्जाम्पल देखिए आप, वहाँ जो एलजी है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र की गवर्नमेंट को, ठीक है, और कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मैटर्स लाइक लॉ ऑर्डर विच आर टिपिकली अंडर स्टेट गवर्नमेंट परव्यू। अगर कोई फुल स्टेट है, आप देखोगे स्टेट लिस्ट है, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम इसको, जो स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट की जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट लॉ बना सकता है, ठीक है, आराम से कर सकता है। जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर भी कर सकता है वो। लेकिन जब बात यूटीज़ की आती है ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ सब्जेक्ट्स को, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है वगैरह, उसको वो उस असेंबली को ना दे करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप देती है, ठीक है, उनके अधिकार में चली जाती है कुछ पावर्स, ऐसा सिचुएशन होते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मोटा मोटा देखा जाए, कंपेरेटिव देखा जाए, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में, उनको कुछ हद तक ज़्यादा पावर्स मिली होती हैं किसी स्टेट के राज्यपाल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए काफ़ी छोटा सा, एक आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बेसिकली इसमें बताया गया है कि गाज़ा जो वार चल रहा है ना, उसमें जो IMEC है, देखते हैं क्या होता है। ये इसमें डिले हो रहा है, ठीक है, इसमें डिले क्यों हो रहा है और डिले होने से दिक्कत क्या आ रही है, इसको देखेंगे। यहाँ देखिए पहले तो, यहाँ देखिएगा ये कुछ पोर्ट्स हैं, हाफिया पोर्ट है, पायरस, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में जहाँ पे लिखते हो या फिर जो भी PDF में आप लिखते हो, तो इन पोर्ट्स को आप अच्छे से मार्क करो, इनके बगल में लिखो किस कंट्री में ये है, क्योंकि ये वही पोर्ट्स हैं जिनको क्रॉस करते हुए ये IMEC जो बन रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है वो बनने के लिए बात करी गई थी। तो ये पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले प्रीलिम्स में भी। तो आप बस ऐसे ही ये पोर्ट्स है ना कि किस कंट्री में पड़ते हैं ये, और इनके अगल बगल में कोई इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, जैसे कोई गल्फ है, कोई स्ट्रेट है, उसको देख लो आप, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहता है। बेसिक्स फैक्ट्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते देखिएगा। जो IMEC है ना, यहाँ देखिएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसको अनाउंस किया गया था जब भारत में G20 की समिट हुई थी 2023 में, उसमें इसको लाया गया था, ठीक है। तो ये इसका क्या मेन मुद्दा था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मेन इसको अचीव करना था, ठीक है। कैसे करेगा ये, तो कनेक्टिविटी बढ़ा करके, इंटीग्रेशन को बढ़ा करके बिटवीन एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप, ये 3 जो क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं,
इनके बीच में एक इंटीग्रेशन बना करके आपस में मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंगेज करें एक दूसरे के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो उसके लिए रास्ता चाहिए, है ना। आप देखोगे अपने न्यूज़ में देखा होगा, जो यहाँ देखिएगा, दिया नहीं हुआ इसमें क्या, नहीं, देखिए एक एरिया है रेड सी वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे वो काफ़ी, जहाँ पे वो नहीं है सुएज़ कनाल वाला जो एरिया है, आप देखोगे कि वो आई थिंक एक दो साल पहले काफ़ी वहाँ पे अटैक्स हुए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अटैक्स हुए थे। तो लोगों को लगा कि हमारे पास तो एक ही एक स्ट्रैटेजिक रास्ता है, तो उसके हमको एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जो कंपेरेटिवली सेफ़र हो। तो आइडिया आया था, तो उसमें से और बहुत सारे अप्रोचेस हुए थे, उसमें से एक अप्रोच था IMEC का, ठीक है। IMEC में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, देखिए ये कैसे काम करेगा बताता है। इसमें दो बेसिकली पार्ट्स होंगे इसके, है ना। फर्स्ट पार्ट करता है पहले ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न मतलब जो हमारे तरफ वाला पार्ट है, इंडिया तरफ वाला पार्ट है। इसमें कहता है यहाँ पे कंटेनर ट्रैफिक ये कैरी करेगा, तो कैसे देखिए इंडिया इसमें मैप में यहाँ ये देखिएगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये भारत का वेस्टर्न पार्ट है। कहता है यहाँ से कुछ पोर्ट्स आप पढ़ोगे, कुछ पोर्ट्स है जहाँ से सामान कहाँ जाएगा, तो UAE, ठीक है, यहाँ से UAE गया, फिर वहाँ से क्या होगा, हाई स्पीड फ्लाइट रेलवे विल कैरी, वो डेवलप किया जाता है इसके तहत, गुड्स अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। आप देखो ये इसको स्टार मार्क कर लो, अरेबियन पेनिनसुला में क्या क्या आता है, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन। अरेबियन पेनिनसुला में तीन चीज़ें हैं, UAE है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन है, ठीक है। यहाँ देखो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से गुड्स आएंगे UAE, यहाँ से वो कहाँ बढ़ेंगे, अरेबियन, ये जो पेनिनसुला है यहाँ आएगा, ठीक है। अप अंटिल हाफिया पोर्ट, ये देखो यहाँ तक आएगा। हाफिया पोर्ट कहाँ है, इजराइल में। अभी क्या मतलब बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, तो इजराइल में हाइफा जो पोर्ट है, हाइफा पोर्ट कहाँ है, इजराइल में। तो ईस्टर्न लेग यही तो हो गया है ना, इंडिया से लेकर के हाइफा पोर्ट तक ईस्टर्न पार्ट हो गया। अब आते हैं वेस्टर्न पार्ट की तरफ, देखो इसमें क्या कहता है, हाइफा पोर्ट से ना ग्रीस जाएगा, ग्रीस का ही पोर्ट है, पिरायस पोर्ट ग्रीस का ही है, ठीक है। तो हाइफा पोर्ट से ग्रीस आएगा सामान, इटली जाएगा, और वहाँ से यूरोप में ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश ट्रेन नेटवर्क से, जहाँ पे यूरोप में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सामान पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इतना देखिए लंबा एक यहाँ पे चैनल ये बन रहा था, जिसमें डिले हो गया है क्योंकि इज़राइल और गाजा वाली जो चीज़ें हैं वो ख़राब चल रही हैं, और जिससे कि ना जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं लाइक US और लाइक सऊदी, ये सभी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो उनको यहाँ पे एक आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि एक सर्टेन आप एग्रीमेंट पे पहुँचो, है ना। तो वो ऐसा हो नहीं पा रहा है, सबके अलग इंटरेस्ट वगैरह हैं। जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, इसमें हमने कहा था डेटा दिया हुआ है, इसमें सिर्फ डेटा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेटा है। आप देखोगे इसको पढ़ना कैसे है, तो देखो इसमें याद नहीं करना डेटा, हमें देखना है कि ट्रेंड क्या रहा है। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको देखना है, कुछ डेटा आप याद कर सकते हो जो रिसेंट है, ठीक है, बट बेसिकली देखना है कि पिछले 3 सालों में 5 सालों में हुआ क्या है इस फार्म सेक्टर में, ठीक है। हम क्यों ये कह सकते हैं कि हम इसका एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट से। तो आप उस चीज़ को देखो, उस ट्रेंड को देखो, क्योंकि देखो इसमें ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इसमें क्या बोलना है आप देख सकते हो इसको, आपको PDF में मिल जाएगी ये चीज़। आप इसको रखो, आंसर में जैसे मेंस में कहीं कहीं पे आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें देखो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए एक सेकेंड, हाँ ये आर्टिकल क्या कहता है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट जो है ना, एक प्रोजेक्ट जो बनने वाला है कहाँ पे, अरुणाचल में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर आप पेपर को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि लास्ट आई थिंक 1 या 2 वीक पहले एक न्यूज़ आई थी कि चाइना जो है वो सियांग एक जगह है, बॉर्डर करता है अरुणाचल को। तो सियांग वाले क्षेत्र में ना दुनिया का सबसे बड़ा वो बना रहा है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी दिक्कत आ सकती है अगर वो पानी छोड़ दे, वो सब देखा था हमने, ठीक है। इसलिए जो भी न्यूज़ अगर आती है रिगार्डिंग अरुणाचल तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखिए कहता है एक नाम है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक सेकेंड दिख रहा होगा, कहता है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसका कितना है 3087 मेगावाट इसका टोटल कैपेसिटी होने वाली है। ये बनेगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये रन ऑफ द रिवर, मतलब इसका मतलब होता है छोटा, जैसे कि ना पानी बह रहा है, उसके पानी के बहते हुए जो उसके वेव्स है ना, नदी बह रही है, उसकी धारा की एनर्जी को आप खींच करके आप उससे एनर्जी निकालते हो, ठीक है, बिजली बनाते हो। तो ये देखिए जो हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, द्री एंड टैंगोन रिवर्स, इन पे बनाया जा रहा है, ठीक है।
ये सभी ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, ध्यान रखना है। द्री रिवर आफ्टर मीटिंग मैथन flows downstream and joined by Tangon near Italian village where it is called Dimang। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि द्री मैथन वगैरह सब क्या है, वो जो टैंगोन जो रिवर है, ये सभी बेसिकली स्ट्रीम्स है जो अल्टीमेटली जिनको मिलना किससे है, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। तो जो द्री है, मैथन है, टैंगन वगैरह है, वो मिलती हैं दिबांग से। दिबांग किससे, दिबांग में लोहित वगैरह बहुत सारी नदियाँ मिल करके ये बनाती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं इसको कौन देखेगा, तो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम इसको देखेगा, ठीक है। ये देखिए कुछ नाम दिए गए हैं एग्जाम के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछ सकता है कि जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला है ना, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल पाइन, एकदम अच्छे से इसको ना याद कर लीजिए, ठीक है, रट जाइए। सब ट्रॉपिकल पाइन, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, माउंटेन वेट टेम्परेट, एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट, ये सभी प्रकार के फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं, नाम है। आप देखोगे ज्योग्राफी में इसको अच्छे से पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आपको प्रीलिम्स में इतना ध्यान रखना है कि ये सभी प्रकार के ट्रीज फॉरेस्ट वहाँ पे उस हिस्से में ऑफ अरुणाचल प्रदेश वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एक देखिए एक और फैक्ट देखिए क्या कहता है कि ऐसे कुछ एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे इतने देखिए कहते हैं कि 2.7 लाख ट्रीज़ को वहाँ पे काटा जाएगा, जिससे कुछ वो इशू वगैरह है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पेड़ कटेंगे तो वहाँ कुछ ऐसे रेड पांडा है, लेपर्ड है, एशियाटिक ब्लैक बेयर, क्लाउडेड लेपर्ड वगैरह जो है, ये ऐसे जानवर हैं जो शेड्यूल 1 स्पीशीज़ हैं। इसका क्या मतलब है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा होता है 1972 का, उसके तहत इनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। इसमें इनकी हंटिंग कुछ भी करना सब मना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें कहता है कि क्या देख, हाँ, शेड्यूल 1 के कुछ स्पीशीज़ हैं, आप कोई नाम ध्यान रखना है, पूछ सकता है। रेड पांडा, लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर वगैरह, ये सब क्या है, ये वैसे जानवर हैं जिनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको एब्सोल्यूट सुरक्षा प्राप्त है, इनको आप हंटिंग वगैरह इनका नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पेपर में देखिए न्यूज़ आई थी, रूल्स एंड रूलिंग्स रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स। तो स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं, जो सड़क पे जो कुत्ते जो घूमते रहते हैं, जिनको हम पालते नहीं हैं, उनको स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों हो जाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं इनको इम्यूनाइज़ करना, इनको वैक्सीनेशन नहीं मिलती है, अगर ये किसी को खरोच लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो रेबीज़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि आप देखे होंगे पेपर में आया था कई बार, कुछ बच्चों का, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, और इसमें बेसिकली बताया गया है कि किस प्रकार से केस बाय केस कोर्ट्स की रूलिंग बदलती हैं। कभी वो कहते हैं कि नहीं, आपको जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको खाना वाना खिलाओ, ठीक है। कभी ऐसा कहा जाता है कि नहीं, इनको आप पकड़ के कहीं अच्छी जगह पे रख दो, इनको सड़क पे नहीं छोड़ना चाहिए। कभी ऐसा कहा जाता है कि जिस लोकेलिटी के डॉग्स हैं उनको पकड़ो, पहले उनको वैक्सीनेट वगैरह करो और फिर से वहीं ला के छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें वो सब नहीं देखेंगे, देखिए हमको क्या देखना है, यहाँ देखिएगा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, विजिबल है, यहाँ देखिएगा, ये इस पे देखिएगा ज़रा, कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके तहत क्या किया जाता है, एम्स टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल्स, ठीक है। अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे आप जानवरों को, मतलब एनिमल्स को आप तंग नहीं करोगे, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दोगे, ठीक है। तो ये एनिमल राइट्स का जो लॉ है उसका अम्ब्रेला, मतलब कह सकते हैं कि सबके ऊपर ही छत्र छाया है, एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, सबसे मेन लॉ है रिगार्डिंग एनिमल राइट्स, ठीक है। देखिए अब कहता है इस एक्ट में सेंटर ने क्या किया, 2001 में एक ABC रूल लाया। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ABC रूल्स क्या है, किसके रिगार्डिंग है, तो डॉग्स के रिगार्डिंग ABC डॉग्स के रिगार्डिंग रूल्स है, जिसमें बोला गया था मैंडेटेड स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी जिसको कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीनेशन वगैरह आप उसको दो बाय लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। और डॉग्स को पकड़ो, मतलब आप जो ये सब करोगे इसके लिए उनको पकड़ना पड़ेगा। तो कहता है कि ह्यूमेन मेथड, मतलब इसको कष्ट मत दो आप, ठीक है। अब कहता है कि उसके बाद डॉग्स को आप ये सब करके वापस जहाँ से पकड़ा है आपने यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है।
तो हमारे लिए काम का बस इतना है यहाँ पे। एक देखिए छोटा सा कहता है, और 2022 में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। 2022 में क्या किया गया था, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया जाता है। किस एक्ट के तहत बनता है ये, तो 1960 का देखिए जो एक्ट है ना, वो ये वाला एक्ट जो हमारा प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी वाला जो एक्ट है, इसके तहत इसको बनाया गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बनाया गया था। ये एक एडवाइजरी इशू करती है। कहता है कि नॉट टू टेक, देखिए हम इसमें ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डॉग्स को आप पकड़ पकड़ के ले जाओ, उनको स्टरलाइज करो, इम्यूनाइज करो, और जहाँ से आपने इनको पकड़ा है वहाँ पे छोड़ दो। बट यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है अभी अपने रिसेंट जजमेंट में। यहाँ देखो, यहाँ देखिए कहता है कि जो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बोला गया पिकअप एंड हाउस ऑल द स्ट्रे डॉग्स। कहता है कि जो भी दिल्ली है उसके एनसीआर जो पार्ट में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ो और एक शेल्टर बनाओ जहाँ पे उन कुत्तों को आप रख सकते हो, उनको सड़क पे आप ना छोड़ो। तो वही यहाँ पे कहता है कि सेंटर का जो रूल है इसमें कहा गया था यहाँ पे कि आप उनको पकड़ो, इम्यूनाइज करो, स्टरलाइज करो, लेकिन जहाँ से उनको पकड़ा है आपने यहाँ पे छोड़ दो। तो इसमें बेसिकली हमको ये सब कहानी नहीं जाननी है। दो एक्ट्स हो गए, एक तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, सेकंड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी। एक सेकंड, प्रिवेंशन वाला जो एक्ट है ये इनको ध्यान रखना है। तो जब एग्ज़ाम में अगर पूछता है, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ये ना मतलब लगातार पेपर में डेली ही आता है इसके रिगार्डिंग आर्टिकल, ठीक है, तो देख लेना ज़रूरी है। आप इसको लिख सकते हो कि ये कोई ऐसा लॉ तो है, बेस में लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस इसको देखती है। और जो रिसेंट जजमेंट आया उसमें बोला गया था कि जो कुत्ते हैं, जो जो जो, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जहाँ पे कुछ किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे उनको आप ले करके एक शेल्टर में बंद कर दो, ठीक है, इनको वापस से सड़क पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक और ट्रंप साहब का देखिए न्यूज़ क्या कहता है कि ट्रंप ने बोला नासा को कि तुम अपने उन सैटेलाइट्स को बंद कर दो जो कि CO2 को देखते हैं, मतलब कितना CO2 कहाँ से निकल रहा है, और क्रॉप्स को देखते हैं कि कब ड्राउट आने वाला है, कब क्या, ठीक है। तो ट्रंप ने बोला नासा को कि तुम उन दोनों सैटेलाइट्स को आप शट डाउन करने की तैयारी कर लो, ठीक है। यहाँ देखो, तो हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ देखिएगा एक नाम है ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज, इसको OCO कहते हैं। तो OCO होता क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। आपको लगेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो नहीं, नहीं। OCO क्या होता है, अ सीरीज ऑफ डेडिकेटेड अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। हम जानते हैं कि अर्थ पे जैसे बहुत सारे चीज़ें, मतलब कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उनको जो देखता है ना उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो OCO क्या है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। एक सीरीज है सैटेलाइट्स का जो कि देखते हैं बेसिकली अर्थ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये उनका मेन काम क्या है कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है उसको वो देख कितना निकल रहा है, कम हुआ है या बढ़ा है, ठीक है, उसको देखते हैं वो, ठीक है। तो पहला कहता है फर्स्ट मिशन आया था OCO, वो फेल कर गया, लॉन्च नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा कहता है OCO2 करके मिशन आया था जुलाई 2014 में, ठीक है। तो ये नॉट ओनली मेजर्स एटमॉस्फेरिक CO2 ऑल्सो लोकेट इट्स सोर्सेज एंड सिंक्स। अब देखिए कितना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो OCO2 है ना, मतलब सेकंड जो उसका दोबारा जो लॉन्च किया गया 2014 में, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कम ज़्यादा, नहीं। वो देखता है कि इसका सोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, और सिंक क्या, सिंक मतलब कहाँ कहाँ पे इसको, सिंक का मतलब बेसिकली होता है जितना ज़्यादा हम CO2 को उत्सर्जित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह है। तो इसमें बताता है ये सैटेलाइट कि कहाँ से CO2 निकल रहा है, सोर्स क्या है, और कहाँ पे इसको ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड कहता है आया था OCO3, ठीक है। तो ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे इसको भेजा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट करता है, ठीक है। एक छोटा सा देखिए कॉन्सेप्ट कहता है कि जो OCO3 है ना और OCO2 वो दोनों एक ही काम करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखिएगा। जो OCO2 है, OCO2 फ्लाइज अराउंड अर्थ इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट करने का तरीका है OCO2 का, वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और OCO3 जो है वो फ्लाइज अबोर्ड ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसी में ये है, वहीं पे वो उसी के अकॉर्डिंग घूमता है। तो जो ऑर्बिट ISS का होगा वही ऑर्बिट इसका है, ठीक है। तो ये जो है वो एवरी 90 मिनट्स, चूँकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है
वो हर 90 मिनट को अर्थ को ऑर्बिट करता है, तो ये भी वही करेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए, देखिए ज़रूर, हाँ देखिएगा, दिख रहा है ना। हाँ, तो सन सिंक्रोनस पोलर का मतलब क्या होता है, देखिए अर्थ है ना ये, एक सेकेंड, अर्थ है ना ये सपोज करिए इक्वेटर है, ये पोल है, ठीक है, मतलब मोटा मोटा देख रहे हैं। तो उसका जो सैटेलाइट घूमेगा ना सन सिंक्रोनस जो होगा, पोलर जो पोलर ऑर्बिट होगा, तो पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब ऐसे घूमना, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ठीक है। और सन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड देखिए, तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, हमने देखा पोलर क्या होता है, अर्थ है, ये पोल वाइज घूमेगा, है ना, पोल वाइज घूमेगा। सन सिंक्रोनस का देखिए मतलब क्या होगा, तो अर्थ है, ये घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये इस तरह से अलाइंड रहता है कि अगर इस सपोज कर लैटिट्यूड ए है ये, है ना, यहाँ पे ये घूमा 1 बजे दोपहर में आज के दिन, तो कल भी वो इसी टाइम पे एग्जैक्टली मिनट सेकंड सब वही रहेगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो ए को फिर से घूमेगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे या जो भी उसका जो टाइम उसका पीरियड है ऑर्बिट करने का, हम देख सकते हैं कि आज इस टाइम पे क्या चेंजेस यहाँ पे आए, कल क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो धीरे धीरे पैटर्न हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन आईएसएस जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में रन करता है, ठीक है, ये तो उसका पोजीशन हो गया। ये इंक्लाइंड 51.6 डिग्री टू इक्वेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर यहाँ पे, ये अर्थ है, इक्वेटर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो इसमें कहता है कि passes over locations between 51 डिग्री 51.6 डिग्री नॉर्थ एंड 51.6 डिग्री साउथ, इसी के बीच में ही घूमेगा, बाकी इन चीज़ों को वो नहीं देखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये बस एक आपको नाम ध्यान रखना है, यहाँ पे ये न्यूज़ में आया था, एक पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है अर्जेंटीना में, ठीक है। तो इसमें ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से थिनिंग उसका इसकी हो रही है, एक सेकेंड, काफ़ी तेज़ी से ये मतलब कह सकते हैं मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, लेकिन अभी भी एग्जिस्टेंस में है। तो उस पर डिस्कशन एक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे कि पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ है, अर्जेंटीना में। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ है, अर्जेंटीना में। हाँ, यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है कि जो पेरितो मोरेनो जो ग्लेशियर है ना, वो लॉस ग्लेशियरिस नेशनल पार्क में है, लॉस ग्लेशियरिस नेशनल पार्क, ये भी अर्जेंटीना में ऑब्वियसली होगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा हमने पीडीएफ में दे रखा है प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करो, दिक्कत अगर आती है तो पूछ सकते हो आप। यहाँ देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए टॉपिक है, ये हमें लगा क्योंकि अभी ना फॉरेस्ट ये सब काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इन्वायरमेंट, तो आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है ना। सॉल्व ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक ना सोचना है, एक अपना एक क्या कहते हैं उसको ना, कि एक इनोवेटिव थिंकिंग लानी है। कहते हैं फॉरेस्ट प्रेसीड सिविलाइजेशन, सभ्यता से पहले जंगल थे, ठीक है, और उसके बाद क्या आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं। आपको इसको सोचना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप सोच पाते हैं कि नहीं, इसको देखो, आप दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।